सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वीडियो लेक्चर सीरीज के यूनिट 3 का, जिसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विसेज एंड स्टोरेज। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर ये पूरी की पूरी यूनिट है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, सारे ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर क्लाउड का कैसा होता है। तो ये इसका डायग्राम है लेयर्ड आर्किटेक्चर का, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक यूजर होता है, एक सिस्टम का एडमिन होता है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है। यूजर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा होता है, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, सेल्सफोर्स, यूट्यूब वगैरह हो गई। वो जो यूजर है वो इस चीज को यूज कर रहा है ना, तो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा होता है यूजर। सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कि PaaS, ये हम पढ़ेंगे। SAS क्या होता है, PaaS क्या होता है, IaaS क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो प्लेटफॉर्म लेयर पर काम कर रहा होता है, जैसे कि गूगल ऐप इंजन कैसा है, उस पर जो काम कर रहा है, जो जब डेवलप करा जिसने ये, तो वो गूगल ऐप इंजन को डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लेटफॉर्म लेयर पर काम करता है। सिस्टम एडमिन जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर लेयर पर काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मतलब स्टोरेज और वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो लेयर है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बोलते हैं। और डेटा सेंटर लेयर जो है, जैसे कि CPU और डिस्क मेमोरी के बीच में जो डेटा का इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है उसको डेटा सेंटर लेयर बोलते हैं। ठीक, तो सिस्टम एडमिन किस चीज़ पे वर्क करता है, डेटा सेंटर्स पे वर्क करता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि लेयर्ड आर्किटेक्चर कैसा है क्लाउड का। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर कैसा है क्लाउड, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यूजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सिस्टम एडमिन। यूजर एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लेटफॉर्म लेयर पर काम करता है, सिस्टम एडमिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर लेयर पर काम करता है। अब हम इन सारी लेयर्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर क्या है। तो ये जो लेयर होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय क्लाउड यूजर्स। ये जो लेयर होती है इसके पास काफी सारी क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो कि क्लाउड यूजर्स यूज करते हैं। यूजर जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और एप्लीकेशंस जो होती हैं, एप्लीकेशन लेयर जो है वो डिवाइड होती है 2 लेयर्स में। एप्लीकेशंस को 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं हम बेसिकली, एग्जीक्यूशन लेयर में और एप्लीकेशन लेयर में। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, तो जो द लेयर कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज, जो लेयर होती है वो डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज से मिलकर बनती है। उसके अंदर डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो कि क्लाउड यूजर्स यूज करते हैं। यूजर्स इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, जैसे यूट्यूब को आप लोग अपनी नीड के हिसाब से एक्सेस करते हो। एप्लीकेशन जो होती हैं उनको 2 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, एग्जीक्यूशन लेयर में और एप्लीकेशन लेयर में। अब इन दोनों को पढ़ेंगे बाद में हम। सबसे पहले उसके बाद आती है प्लेटफॉर्म लेयर। प्लेटफॉर्म लेयर क्या होती है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेकअप दिस लेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिलके जो लेयर बनती है उसको हम प्लेटफॉर्म लेयर बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेयर इज टू डेप्लॉय एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑन वर्चुअल मशीन्स। इस प्लेटफॉर्म लेयर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये जो एप्लीकेशन है, इस लेयर की जो एप्लीकेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एप्लीकेशंस को वर्चुअल मशीन्स पर डायरेक्टली डिप्लॉय कर दे या एग्जीक्यूट कर दे या इंप्लीमेंट कर दे। क्या ऑब्जेक्टिव है, जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डायरेक्टली हम वर्चुअल मशीन्स पे इंप्लीमेंट कर दें, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को हम सेंट्रल हब ऑफ द क्लाउड एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। मींस दिस लेयर सर्व्स एज द सेंट्रल हब ऑफ द क्लाउड एनवायरनमेंट, जहां पे रिसोर्सेज कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या होती है, ये सेंट्रल हब होता है क्लाउड एनवायरनमेंट का, जहां पे रिसोर्सेज को हम कॉन्स्टेंटली ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग अ वैरायटी ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो होती है वो क्रूशियल होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स जो होती हैं, टेक्नोलॉजी जो होती हैं, वो बहुत सारी कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के थ्रू, जैसे कि डायनामिक रिसोर्स अलाइनमेंट होगा, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के थ्रू होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करती है। अगला है डेटा सेंटर लेयर क्या होती है। तो क्लाउड एनवायरनमेंट में डेटा सेंटर लेयर जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, जैसे कि सर्वर्स हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए,
पावर सप्लाई हो गई, कूलिंग सिस्टम हो गए, इन सबको मैनेज करना इस डेटा सेंटर लेयर का काम होता है। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, NIST क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, मींस NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या है। तो जो NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर है उसके 4 मेजर परफॉर्मेंस होते हैं, यानी कि इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है क्लाउड प्रोवाइडर, दूसरा होता है क्लाउड कैरियर, तीसरा होता है क्लाउड ब्रोकर, चौथा होता है हमारे पास क्लाउड ऑडिटर, और पांचवा होता है हमारे पास क्लाउड कंज्यूमर। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? A group of object that delivers cloud services to cloud consumers or end users. Cloud service provider क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्लाउड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहा है, जो कि एंड यूजर्स हैं, ठीक है। इट ऑफर्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सच एज IaaS, SaaS, PaaS प्रोवाइडर्स। तो ये काफी सारे क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स को ऑफर करता है, जैसे कि IaaS होता है, SaaS होता है, PaaS होता है। इनको हम एक करके पढ़ेंगे बाद में, तो अभी फिलहाल आप नहीं समझिए। अगला है हमारे पास क्लाउड कैरियर। तो ये मीडिएटर होता है क्लाउड कैरियर, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और क्लाउड कंज्यूमर्स के बीच में। तो क्लाउड कैरियर क्या है? द मीडिएटर हु प्रोवाइड्स ऑफर्स कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज विद इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। तो क्लाउड कैरियर क्या है? ये एक ऐसा मीडिएटर है जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में और क्लाउड कंज्यूमर्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज एक्सेस टू द सर्विसेज ऑफ द क्लाउड थ्रू इंटरनेट नेटवर्क्स। ये क्लाउड के अंदर एक्सेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करता है। मींस अगर हम कोई भी सर्विस लेना चाह रहे हैं क्लाउड की, तो इंटरनेट की मदद लेनी पड़ेगी। क्लाउड कैरियर से अगर हम कोई चाहते हैं कि भाई हम इंटरनेट की ही मदद से हम कुछ भी करेंगे इसमें क्लाउड कैरियर की मदद से, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गई और अदर एक्सेस डिवाइसेस हो गए, इनको अगर एक्सेस करना है तो इंटरनेट नेटवर्क की मदद से ही हो पाएगा वो। तीसरा है हमारे पास क्लाउड ब्रोकर। ठीक, क्लाउड ब्रोकर क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ यूनिट दैट मैनेज द परफॉर्मेंस, यूज एंड डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड सर्विसेज की डिलीवरी को, उनके परफॉर्मेंस को और उनके यूज को मैनेज करती है और एनहेंस करती है उनकी कैपेबिलिटी को, ठीक है, और ये वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऑफर करती है क्लाउड कंज्यूमर्स को। जो क्लाउड ब्रोकर होता है वो आर्बिट्रेज भी ऑफर करता है, एग्रीगेशन भी ऑफर करता है और इंटरमीडिएशन भी ऑफर करता है। तो क्लाउड ब्रोकर क्या है? कोई भी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट जो कि क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करे, मैनेज करे, यूसेज को मैनेज करे और डिलीवरी को मैनेज करे, इतना समझना है। फिर आपके पास क्लाउड ऑडिटर क्या होता है? तो क्लाउड ऑडिटर क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ क्लाउड सर्विसेज को कंडक्ट करता है। क्लाउड ऑडिटर सिक्योरिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन हो गई, क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन के, उनको ये ऑडिट करता है। क्लाउड ऑडिटर क्या करता है? वो असेसमेंट करता है क्लाउड सर्विसेज का ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशंस, ठीक है। बात करते हैं क्लाउड कंज्यूमर की। तो क्लाउड कंज्यूमर कौन होता है? ये एंड यूजर होता है जो कि इन सारी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करता है, जो भी कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उनको दे रहा है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। बात करते हैं पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड्स अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म दैट इज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन। पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो कि ओपन है सबके लिए, उसको कोई भी यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। पब्लिक क्लाउड जो होता है वो पे एज पर यूज मॉडल का यूज करता है, यानी कि जितना आप पैसा देंगे उतना बार आप उसका यूज कर सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इस तरीके से। पब्लिक क्लाउड जो है वो ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है बाय बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ देम, इतना आप समझिए। जैसे कि अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजर है, IBM's ब्लू क्लाउड है, सन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, ये एग्जांपल्स हैं पब्लिक क्लाउड के। तो पब्लिक क्लाउड क्या करता है? ये एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि जनरल पब्लिक के द्वारा एक्सेसिबल हो जाता है इजीली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ये यूज करता है पे एज पर यूज मॉडल को, इसको ओन, मैनेज और ऑपरेट किया जाता है बिजनेसेस द्वारा, यूनिवर्सिटीज द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और बाकी या फिर इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा।
इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसका एग्जांपल्स है अमेजॉन कंप्यूट क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, IBM ब्लू क्लाउड हो गया, सन क्लाउड, गूगल क्लाउड, ये सारे पब्लिक क्लाउड्स के एग्जांपल हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं पब्लिक क्लाउड के? इनकी लो कॉस्ट होती है, ये टाइम सेविंग होते हैं, ये स्केलेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, क्विक होते हैं और ईजी सेटअप कर सकते हैं इनका। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो जैसे कि ये पब्लिक में ओपनली इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इनकी सिक्योरिटी लो होती है। बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं तो उससे परफॉर्मेंस भी इनकी कम हो जाती है और ये कस्टमाइजेबल नहीं होते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली सिक्योरिटी इश्यूज है डेटा लॉस। दूसरा है इंटरफेरेंस ऑफ हैकर्स एंड इनसिक्योर APIs। तीसरा है यूजर अकाउंट हाईजैकिंग। तीसरा है चेंजिंग सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि कभी कभी वेंडर लॉक इन हो जाता है तो उससे ये सिक्योरिटी इश्यू आ जाता है। डेटा लॉस मतलब मान के चलिए कोई भी हमारा डेटा ओपन है, ओपनली हम इंटरनेट पर डाल रखा है क्लाउड पे, ठीक है, तो अब उसमें कोई भी बंदा आएगा, अगर उसको कुछ चेंज कर देता है या हमारे डेटा को डिलीट कर देता है तो उससे क्या हो जाएगा? डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा का थेफ्ट हो जाएगा। दूसरा इसका सिक्योरिटी इश्यू ये है कि कभी कभी हैकर्स का इंटरफेरेंस हो जाता है, इसकी वजह से डेटा का लॉस हो सकता है और सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तीसरा, अकाउंट की हाईजैकिंग की जा सकती है। चौथा है अगर सर्विस प्रोवाइडर का चेंज कर दिया जाए तो उसकी वजह से वेंडर लॉक हो जाता है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता, तो ये सिक्योरिटी इश्यू है। चौथा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये अटैक जो होता है सिक्योरिटी इश्यूज में, वो तब आता है जब भी कोई भी सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गेन करे। मीन दिस टाइप ऑफ अटैक ऑकर्स व्हेन द सिस्टम रिसीव्स टू मच ऑफ ट्रैफिक। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड ही कर दूंगा मैं, बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, इनके जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके सॉल्यूशंस भी तो होंगे। तो पहला सॉल्यूशन है इसका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। तो IAM के बारे में हम 4th यूनिट में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि IAM होता क्या है। इतना समझिए कि बाय कंट्रोलिंग हु कैन एक्सेस योर क्लाउड रिसोर्सेज एंड व्हाट दे कैन डू विद देम यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? इससे हम ये मैनेज करते हैं कि कोई भी बंदा, मतलब कौन क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और कितना उनका यूज करेगा। अगर हम ये चीज मैनेज कर पा रहे हैं तो जो रिस्क है अनऑथराइज्ड एक्सेस का या पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस का, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में, हम स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं, यूजर परमिशंस को मैनेज करते हैं और रेगुलरली रिव्यू करते हैं एक्सेस कंट्रोल को, जिससे कि कोई भी अगर डेटा ब्रीच हो रहा है तो उसको तुरंत रोका जा सके। ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक, बात दूसरा है इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना। मीन्स अगर कोई हैकर मान के चलिए हमारा डेटा स्टील कर लेता है, अगर हमारा डेटा एनक्रिप्टेड है तो उसके पास तो उसको डिक्रिप्ट करने की चाबी ही नहीं है, तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा? तो इस वजह से उसको समझ में नहीं आएगा हमारा डेटा है क्या। तो एनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स इट इंक्लूड्स टास्क लाइक डिसेबलिंग अननेसेसरी सर्विस, लिमिटेड ओपन नेटवर्किंग पोर्ट्स एंड कॉन्फ़िगरिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो वो सिक्योरली करना चाहिए हमको, ताकि ऐसी सिक्योरिटी इश्यूज हमारे पास ना आए। चौथा है फायरवॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये बैरियर की तरह काम करती हैं क्लाउड रिसोर्सेज के बीच में और पोटेंशियल थ्रेट्स के बीच में, क्योंकि ये मॉनिटर करती हैं और कंट्रोल करती हैं नेटवर्क ट्रैफिक को। ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो फायरवॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी का काम क्या होता है? वो क्लाउड रिसोर्सेज और पोटेंशियल थ्रेट्स के बीच में दीवार की तरह या बैरियर की तरह खड़े हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आ पाता है। अगला सॉल्यूशन है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेस करेंगे, मिटिगेशन करेंगे वल्नरेबिलिटीज का क्लाउड एनवायरनमेंट में। जिस मतलब अगर मान के चलिए हमारे क्लाउड एनवायरनमेंट में कोई भी वल्नरेबिलिटी आ गई है, कोई भी दिक्कत आ गई है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेस करना, उसको मिटिगेशन करना, उससे पहले कि वो हमारे सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचा पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। अगला है कॉम्प्लाइंस मैनेजमेंट। कॉम्प्लाइंस मैनेजमेंट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग दैट योर क्लाउड एनवायरनमेंट मीट्स द नेसेसरी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। कंप्लाइंस मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्लाउड एनवायरनमेंट है, क्या वो नेसेसरी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, जिससे कि वो सिक्योर हो पाए, या सिक्योरिटी के जो नेसेसरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सॉल्यूशंस हैं, इनको पहले चेक करना पड़ता है।
पहले आइडेंटिटी टू एक्सेस मैनेजमेंट करो, एंक्रिप्शन करो, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करो, फायरवॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करो, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लगाओ, कंप्लायंस मैनेजमेंट करो। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट क्लाउड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं हमारे पास। तो प्राइवेट क्लाउड क्या है? इनको हम इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट क्लाउड भी कहा जाता है इनको। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस इतना है कि पब्लिक तो सबके लिए ओपन है, प्राइवेट कुछ ही लोगों के लिए ओपन होते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड्स क्या होते हैं? इनको हम इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं और कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं वो कंप्यूटर जो सर्विसेज हैं उनको प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क पे ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान के चलिए किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो नेट या क्लाउड यूजर होगा वो प्राइवेट क्लाउड यूजर होगा, जिसको उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूज कर सकते हैं, एंड सेलेक्टेड यूजर्स कैन एक्सेस इट। तो प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं वो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेसी ऑफ डेटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स एंड इंटरनल होस्टिंग। ये भी इंश्योर करते हैं कि ऑपरेशनल और सेंसिटिव डेटा जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर एक्सेस ना कर पाए। तो ये प्राइवेट क्लाउड का काम होता है कि इनको हम इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं। ये प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क का यूज़ करते हैं और इसको क्या करते हैं, कोई भी एक सेलेक्टेड यूजर से इसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होता है डेटा का, इसके अंदर फायरवॉल्स यूजर होते हैं, इंटरनल होस्टिंग की जाती है। ये भी इंश्योर करते हैं कि जो ऑपरेशनल डेटा है और सेंसिटिव डेटा है वो कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेस ना कर पाए। तो ये प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं। टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे टाइप के प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं, हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है और मैनेजमेंट अप्रोच होता है। तो मेन टाइप के जो प्राइवेट क्लाउड्स हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड। तो ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड कौन से होते हैं? दिस इज डिप्लॉयड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन रिसोर्सेज विद इन एन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। तो ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड कौन से होते हैं? ये ऐसे प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं जो विद इन एन इंटरनल डेटा सेंटर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं ये कहाँ डिप्लॉय होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशंस के ओन रिसोर्सेज पे डिप्लॉय होते हैं जहाँ पे इंटरनल डेटा सेंटर हो। ठीक है, मैनेज्ड प्राइवेट क्लाउड्स कौन से होते हैं? ये प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं ये थर्ड पार्टी फुली मैनेज करता है इन प्राइवेट क्लाउड्स को किसी एक सिंगल टेनेंट एनवायरनमेंट में, सिंगल शेयर्ड एनवायरनमेंट में। ठीक है, पहली होते हैं ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस में ही या उसके अंदर ही यूज किए जाते हैं। दूसरे होते हैं मैनेज प्राइवेट क्लाउड। मैनेज प्राइवेट क्लाउड वो होते हैं जिनको थर्ड पार्टी मैनेज करती है। तीसरे होते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं वो प्राइवेट क्लाउड के ही बेनिफिट्स को ऑफर करते हैं। और पब्लिक क्लाउड के एनवायरनमेंट में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ऐसे प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं जो कि प्राइवेट क्लाउड के बेनिफिट्स ऑफर करते हैं पब्लिक क्लाउड के एनवायरनमेंट में, और ये आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट क्लाउड की ही तरह, लेकिन इनका जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगले होते हैं होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स। तो होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स जो होते हैं वो रेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। मीन्स कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रेंट करता है ताकि जो यूजर है वो इन प्राइवेट क्लाउड के एनवायरनमेंट में रन कर पाए। तो होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स कैसे होते हैं? दिस टाइप इन्वॉल्व्स रेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू रन ए प्राइवेट क्लाउड एनवायरनमेंट। मीन्स इसमें रेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ऑन प्रेमिसेस जो। तो अगर हम बात करें ऑन प्रेमिसेस की तो वो कैसे होते हैं? जो हमारे पास ऑन प्रेमिसेस है वो क्या होता है, वो किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। मैनेज प्राइवेट क्लाउड को कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रही होगी। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ऐसे क्लाउड होते हैं जो कि प्राइवेट क्लाउड की जो बेनिफिट्स होते हैं उनको ऑफर तो करते हैं लेकिन ये काम कर रहे होते हैं पब्लिक क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर ही। होस्टेड प्राइवेट क्लाउड वो होते हैं जिनको कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करता है और रेंट के हिसाब से इन प्राइवेट क्लाउड्स का एक्सेस देता है। तो कलेक्टिवली हम इन क्लाउड्स को डेडिकेटेड क्लाउड भी बोल सकते हैं, शेयर्ड क्लाउड भी बोल सकते हैं और डायनामिक क्लाउड्स भी बोल सकते हैं। डेडिकेटेड मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर डेडिकेटेड है। शेयर्ड मतलब जो कि कुछ लोगों के बीच में शेयर्ड हो। डायनामिक मतलब वो दोनों का यूज करते हो, डेडिकेटेड का भी और शेयर्ड का भी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं प्राइवेट क्लाउड्स के।
तो प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर ज़्यादा कंट्रोल होता है, ये सिक्योरिटी, इनके अंदर सिक्योरिटी होती है और ये प्राइवेट होते हैं। इनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास जो ट्रैफिक है यूजर्स का वो बहुत कम होता है, जिससे परफॉर्मेंस बूस्ट रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइवेट क्लाउड के, कि इनको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसको रन करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए स्किल्ड पीपल्स की ज़रूरत होती है, और इसकी स्केलेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अगला है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट क्लाउड्स का और पब्लिक क्लाउड्स का, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड इक्वल्स टू पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है, एक ऐसा क्लाउड जो कि कॉम्बिनेशन है पब्लिक क्लाउड का भी और प्राइवेट क्लाउड का। तो मेन एम क्या है इन दोनों क्लाउड्स को कंबाइन करने का, इसका मेन एम ये है कि एक यूनिफाइड, ऑटोमेटेड और वेल मैनेज्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मेन एम क्या होता है हाइब्रिड क्लाउड का, इसका मेन एम ये होता है कि कैसे भी करके एक यूनिफाइड, ऑटोमेटेड और वेल मैनेज्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके यूजर्स को। हाइब्रिड क्लाउड में नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो पब्लिक क्लाउड के द्वारा परफॉर्म की जाती है। नॉन क्रिटिकल मतलब जिनसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पब्लिक में भी चलेंगी तो उनसे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, तो ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं वो पब्लिक क्लाउड परफॉर्म करता है। लेकिन क्रिटिकल एक्टिविटीज जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है उनको परफॉर्म करता है प्राइवेट क्लाउड। तो ये हमारे हाइब्रिड क्लाउड की वर्किंग है, ऐसे ऐसे हो रहा है सब कुछ इसमें, कि मतलब इसका पब्लिक क्लाउड का भी यूज़ हो रहा है इसके अंदर और प्राइवेट क्लाउड का भी यूज़ हो रहा है। तो जो पब्लिक क्लाउड होता है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो नॉन सिक्योर एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम सिक्योर करना नहीं चाहते हैं उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा, और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करेगा प्राइवेट क्लाउड। अब हम कैसे मैनेज करते हैं हाइब्रिड क्लाउड को। तो मैनेजिंग अ हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट requires a comprehensive approach that takes into the account the complexity of environment। तो हाइब्रिड क्लाउड को मैनेज करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ समझनी होती है हमको, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ता है कि हम क्या मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम भाई कुछ चीज़ मैनेज करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि हम मैनेज करने क्या जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है इसका हाइब्रिड क्लाउड का, एक करके समझते हैं कि क्या क्या इसके प्रोसेसेस हैं, कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि हम क्या मैनेज कर रहे हैं। So it is essential to have a clear understanding of the hybrid cloud environment, including public and private cloud resources, legacy systems और applications। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम मैनेज क्या कर रहे हैं, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट की, तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उसको। दूसरा है उसकी सिक्योरिटी क्या है और उसका गवर्नेंस कैसा हो रहा है, उसको अगर हम समझेंगे तो अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे हाइब्रिड क्लाउड को। हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करना हमको ताकत देता है कि हम मैनेज कर सकें हाइब्रिड क्लाउड्स को। मीन्स बहुत सारे सेवरल हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम मैनेज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली। ये जो टूल्स होते हैं ये सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट देते हैं और सिक्योरिटी भी देते हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स का, जो हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स हैं, अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, तो वो एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बूस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं और सिक्योर भी होते हैं। चौथा है अगर हम स्टे अप टू डेट, यानी कि अगर हम अपडेट रहेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ, तो जो भी हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर हम अपडेट रहेंगे। तो ये इसका मैनेज करने का एक तरीका है कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमको मैनेज क्या करना है, उसके बाद हम उसकी सिक्योरिटी कैसी है और उसकी गवर्नेंस कैसी है उसको समझेंगे। फिर हम क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर सकें, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, कॉस्ट मैनेजमेंट कर पाएँ और सिक्योरिटी दे पाएँ। फिर है कि हम अगर अपडेटेड रहेंगे तो कोई भी अगर दिक्कत आ रही है क्लाउड मैनेजमेंट में, तो और कोई भी अगर इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको टैकल करने के लिए, तो उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इस तरीके से हम अपने जो हाइब्रिड क्लाउड है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो हमारा हाइब्रिड क्लाउड है वो फ्लेक्सिबल होता है, सिक्योर होता है, स्केलेबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये इसके एडवांटेजेस मीन्स इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ सिक्योर, इट इज़ स्केलेबल
एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसके अंदर नेटवर्किंग इश्यूज होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर होती है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यही इसका क्या है, मेजर इश्यू है कि नेटवर्किंग इश्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर मेजर इश्यूज माने जाते हैं। अब बात करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की, यानी कि IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसको हम हार्डवेयर एज ए सर्विस भी बोलते हैं, यानी कि HAAS। ये वन ऑफ द लेयर होती है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की, जो कस्टमर्स को अलाउड करती है कि वो जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको आउटसोर्स कर सके, जैसे कि सर्वर्स हो गए, नेटवर्क हो गए, प्रोसेसिंग हो गई, स्टोरेज हो गई, वर्चुअल मशीन्स हो गई और बाकी सारे रिसोर्सेज को आउटसोर्स कर सकें जो कस्टमर्स हैं। कस्टमर इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू बाय यूजिंग पे एज पर यूज मॉडल। तो IaaS क्या है, ये एक हार्डवेयर एज ए सर्विस बोला जाता है इसको। ये एक ऐसी लेयर होती है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की जो कि कस्टमर्स को अलाउ करती है जिससे कि वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि सर्वर हो गए, नेटवर्क हो गए, प्रोसेसिंग हो गए, स्टोरेज हो गया या वर्चुअल मशीन्स हो गए, उनको आउटसोर्स कर सके या एक्सेस कर सके। कस्टमर को कैसे एक्सेस कर सकता है, कस्टमर कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट यूजिंग ए पे एज पर यूज मॉडल। ठीक, तो IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लेयर जो होती है वो एलिमिनेट कर देती है हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड को, जिससे कि वो अपना एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मान के चलिए हमारी एक कंपनी है, उसने एक पार्टिकुलर सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, उसने एक पार्टिकुलर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप होटल्स में रुकते हैं, तो होटल वाले ने अपना एक क्या बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तो उसको रेंट पे दे रहा है। अब हम कहीं जा रहे हैं बार बार, तो हर जगह घर थोड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है, अगर हम ऐसे घर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, होटल्स में रहते हैं, जिससे हम जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाए वहाँ जाके, ठीक है, जैसे कि बाथिंग हो गया, सारी चीज़ों को हम सही से वहाँ कर पाए, रह पाए, सुकून से रह पाए, कंफर्ट से रह पाए, इन चीज़ों को कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उन होटल्स में जाकर ठहर जाते हैं। तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का काम होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको रेंट पे दे देता है, ठीक है, ताकि जो यूजर्स हैं वो इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें इजीली और इनका यूज कर सकें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड जो होती है जिससे कि वो अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करे, उस नीड को एलिमिनेट करता है कि भाई आओ हमारा यूज करो और जाओ, ठीक है। तो IaaS जो होता है उसको 3 मॉडल्स में ऑफर किया जाता है, पब्लिक मॉडल में, प्राइवेट मॉडल में और हाइब्रिड क्लाउड में। तो IaaS जो होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो होता है वो कंप्यूटेशन को प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, नेटवर्क और लोड बैलेंसर्स प्रोवाइड करता है। ये इसकी क्या है, सर्विसेज हैं कि ये कंप्यूटेशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, नेटवर्क्स में हेल्प करता है और लोड को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ये बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड होता है, इसको कोई भी शेयर कर एक्सेस कर सकता है और वेब के द्वारा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। पहला एडवांटेज क्या है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड होता है। दूसरा, कोई भी यूजर इसको वेब की हेल्प से एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट की हेल्प से। ये पेपर यूज मॉडल का यूज करता है कि मतलब जितना पैसा दोगे उतने टाइम तक आप हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठा सकते हो। तीसरा है इसकी डिमांड, के पास ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी होती है, मतलब यूजर को जरूरत नहीं है ये चिंता करने की कि कैसे हमको अपग्रेड करना है अपने सिस्टम को, और अगर कोई ट्रबल आ रहा है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो इसकी ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी होती है कि हमेशा ही अपडेटेड रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी इश्यूज होते हैं और मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की, यानी कि PaaS। यहाँ पे हम किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्विस पे दे रहे हैं, वहाँ पे कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सर्विस पे दे रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सर्विस पे देंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये एक होटल है, ठीक है, अब तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अगर हमने रेंट पे दिया तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गई। अब इसकी पर्टिकुलर एक एरिया को यानी कि प्लेटफॉर्म को, एक पार्टिकुलर एरिया को हमने रेंट पे दिया तो उसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता क्या है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो होता है वो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है,
वो प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है इजीली टू क्रिएट, टेस्ट, रन एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देता है यूजर्स को जहाँ पे जो प्रोग्रामर्स हैं वो क्या कर सकें, वो क्रिएट कर सकें, टेस्ट कर सकें, रन कर सकें वेब एप्लीकेशंस को। इन जो एप्लीकेशंस होती हैं इनको हम परचेज कर सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ पे एज पर यूज बेसिस एंड एक्सेस देम यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। इसको भी यूज करने के लिए, प्लेटफॉर्म एज सर्विस को यूज करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। पीएएस के अंदर जो बैक एंड स्केलेबिलिटी होती है वो मैनेज की जाती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, और एंड यूजर जो होते हैं उनको कोई वरी नहीं है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करने की, मैनेज करने की। तो इसी एग्जांपल से समझिएगा कि हम कहीं होटल में गए, ठीक, तो हमको एक पार्टिकुलर रूम ही तो मिला है, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ी नहीं मिलेगा ना, कि बाकी सारे रूम थोड़ी नहीं लेंगे, हम एक पार्टिकुलर रूम लेंगे, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, इसको यहाँ पे बेड कितना अच्छा होना चाहिए, वॉशरूम कितना क्लीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो देखेगा कौन, देखेगा वो देखेगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि होटल का जो मैनेजमेंट है वो देखेगा इन सारी चीज़ों को। तो हम तो यहाँ पे आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो होटल स्टाफ है वही तो इस चीज़ की देख रेख करेगा, इसको ठीक करेगा, इसको सही से चादर वगैरह लगाएगा, या सही से जो भी कुछ करना होता है वो सब चीज़ यहीं पे करेगा। तो ये क्या है इसकी, इसमें क्या है प्लेटफॉर्म एज सर्विस में जो बैक एंड स्केलेबिलिटी होती है, यानी कि जो इसमें सारे काम हो रहे हैं बैक एंड पे, उनको देखता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और एंड यूजर्स को जरूरत नहीं है वरी करने की। पीएएस जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंक्लूड कर रहा है, जैसे कि सर्वर्स का, स्टोरेज का, नेटवर्किंग का और प्लेटफॉर्म का, जैसे कि मिडलवेयर हो गया, डेवलपमेंट टूल्स हो गए, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंट हो गया, इन सब का क्या करता है, यूज कर रहा होता है, ताकि वो वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को सपोर्ट कर पाए। इसके एग्जांपल हैं गूगल ऐप इंजन, force.com, जोएंट, एजर। तो पीएएस जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स भी प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेसेस भी प्रोवाइड करते हैं और बाकी सारे टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनाया जा सके प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पैस की, तो इसका मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होता है। इसका मतलब ये होता है मल्टी टेनेंट का कि ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, ये कस्टमाइजेबल होता है और प्रोग्रामेबल होता है। जो इसका यूजर इंटरफेस होता है इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं। होटल में गए, अगर चादर उल्टी बिछी है तो सीधी बिछा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। दूसरा, इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो बिल्ट इन होती है इसके अंदर, इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है और इसके वेब सर्विसेज इंटरफेस भी अच्छे होते हैं। इसके पास ब्राउजर बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट को ऑफर करता है। ये क्या ऑफर करता है, ये सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट ऑफर करता है। ये स्केलेबल होता है और उसके पास कम रिस्क होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके साथ एक वेंडर लॉक इन इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ सकती है। मीन्स कभी कभी वेंडर लॉक हो जाते हैं। वेंडर मतलब कोई भी सर्विस देने वाली कोई एक पर्टिकुलर स्टॉल, उसको हम बोलेंगे वेंडर। अगर वो लॉक हो गया किसी वजह से तो उसको एक्सेस करना मुश्किल है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, प्राइवेसी ऑफ डेटा के जो रिस्क हैं इसके अंदर होते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। बात करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म में कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड सर्विसेज को क्या कर रहा है, होल्ड करता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज रखी हुई हैं, तो ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, इन क्लाउड सर्विसेज को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म कोई भी हार्डवेयर हो सकता है या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो सकता है किसी भी सर्वर का, इंटरनेट बेस्ड डेटा सेंटर पे, ठीक है। एक क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है, इट रेफर टू द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ ए सर्वर इन एन इंटरनेट बेस्ड डेटा सेंटर। इंटरनेट बेस्ड डेटा सेंटर के अंदर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो हार्डवेयर हो सकता है और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो सकता है सर्वर का, जो क्या कर रहा है, क्लाउड सर्विसेज को होल्ड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है उन सर्विसेज को। तो इट एनकम्पासेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, allowing software and hardware products to coexist remotely and at scale। तो ये अलाउ करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को कोएग्जिस्ट करने के लिए किसी भी स्केल पे।
क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर करते हैं कि वो क्लाउड को क्रिएट कर सकें, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकें, उन एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकें, एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकें, उनका बैकअप कर सकें, और कोई भी डेटा अगर खो सका है तो उसको रिकवर भी कर सकें। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या करता है, ऑफर करता है, इनेबल करता है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल करता है कि वो कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं, और अगर किसी वजह से डेटा खो गया तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। दे कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। क्लाउड प्लेटफॉर्म पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। जैसे जैसे यूजर होंगे वैसे वैसे इसका मॉडल चेंज होता रहता है। इट ऑफर्स वेरियस मॉडल्स, ठीक है, टाइप्स एंड सर्विसेज टू मीट द वेरिंग नीड्स ऑफ यूजर्स। इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या? क्लाउड प्लेटफॉर्म कोई भी हार्डवेयर है या कोई भी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जो कि इंटरनेट बेस्ड डेटा सेंटर्स पे होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, जो हमारी क्लाउड सर्विसेज है उनको होल्ड कर रहा होता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, यानी कि SaaS। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है? इसको हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। SaaS इज ऑल्सो नोन एज ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जिसके अंदर सर्विसेज जो हैं वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करता है। तो SaaS को हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि डिमांड, जैसी डिमांड आई तो इसको एक्सेस दे दिया गया। इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर को ही सर्विस में दे दिया गया हमने। ये एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसके अंदर जो सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको होस्ट करता है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विसेज जो होती हैं वो एंड यूजर्स को अवेलेबल कहाँ पे होती हैं? इंटरनेट पे, जिससे कि एंड यूजर जो हैं वो कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े और उनको डायरेक्टली क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें उन सर्विसेज को। जैसे आप गूगल पे गए, ठीक है, आपको जरूरत है फिलहाल कि आप कोई भी एक पार्टिकुलर क्या करना चाहते हैं, इमेज रिसाइजर, कोई मान के चलिए इमेज रिसाइज करना चाहते हैं। आपको जरूरत नहीं है, मतलब चलिए इमेज रिसाइजर छोड़िए, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो PDF से डॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करोगे कि बार बार ऐप्स को इंस्टॉल करोगे, नहीं, आप ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन PDF टू डॉक्स कन्वर्टर का यूज़ करोगे, वेबसाइट होगी वहाँ पे अपनी चीज़ों को अपलोड करोगे और उन सर्विसेज को लोगे। तो यही सॉफ्टवेयर या सर्विस का काम होता है। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कहाँ पे? इंटरनेट पे। अगर कोई भी यूज़र है उसको अगर वो सर्विस को एक्सेस करना है या उसको ज़रूरत पड़ गई है तो उसको ज़रूरत ये नहीं है कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसको पार अलग से इंस्टॉल करे अपने सिस्टम पे, नहीं, वो उसका इंटरनेट के ऊपर ही उसकी सारी सर्विसेज को ले सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस का काम होता है। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर देता है। बिजनेस सर्विसेज जैसे कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गई या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गई या बिल्डिंग और सेल्स हो गई, इन सारे बिजनेस सर्विसेज को क्या करता है? SaaS प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करता है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सोशल नेटवर्क्स को मैनेज करने में हेल्प करता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। मेल सर्विसेज को हैंडल करने में ये जो हमारा सॉफ्टवेयर एज सर्विस है क्या करता है? यूज करता है, ऑफर करता है। तो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं SaaS प्रोवाइडर्स द्वारा? बिजनेस सर्विस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सोशल नेटवर्क मैनेजमेंट और मेल सर्विस मैनेजमेंट। ये तुम्हें मेल सर्विसेज का मतलब टू हैंडल द अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ यूजर्स एंड लोड ऑन ईमेल सर्विसेज। ये हैंडल करता है अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ यूजर्स का किसी भी ईमेल सर्विसेज पे। तो ईमेल प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो इन सर्विसेज को ऑफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नोट्स टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं SaaS की। तो SaaS जो होता है वो इट इज़ ईजी टू बाय, इसको हम आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसका मेंटेनेंस भी लो है। ये मल्टी डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है।
और इसके लिए कोई क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से दे रहे होते हैं। क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन मतलब जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर काम करना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में या सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। ठीक है, आप गूगल पे जाइए, उसका यूज़ करिए, अपना काम करिए और आ जाइए। तो इसके लिए हमको एंड यूज़र की या क्लाइंट साइड की इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो स्विचिंग जो होती है SaaS वेंडर्स के बीच में वो डिफ़िकल्ट होती है। सिक्योरिटी इसकी कंसर्निंग होती है, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये लेटेंसी इश्यूज को भी सफ़र करता है। इसकी टोटल डिपेंडेंसी इंटरनेट पे होती है। मान के चलिए इंटरनेट नहीं है और हमको अपनी सर्विस का यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? जब तक इंटरनेट आएगा तब तक सर्विस का यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसकी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी इंटरनेट के ऊपर होती है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट पे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है या इंटरनेट पे ही इम्प्लीमेंट हुआ पड़ा है। इस वजह से बात करते हैं ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं SaaS की, जिनकी वजह से ये SaaS जो चल रहा है उसकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं। तो ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं सॉफ्टवेयर सर्विस की वो क्या क्या हैं? सबसे पहली है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो SaaS इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन as it facilitates a technique to access software products directly from a cloud platform, enabling organizations to streamline their operation and improve their efficiency. तो ड्राइविंग फोर्स क्या है सॉफ्टवेयर सर्विस का? सबसे पहला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम जो अपना जो भी टेक्निक या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और डाल देते हैं कहाँ पे? क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको एक्सेस कर सकती हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम जो अपनी टेक्निक्स हैं उनका डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि उन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएं क्लाउड प्लेटफॉर्म से। दूसरा है टाइम टू मार्केट। जो SaaS सॉल्यूशंस होते हैं वो फास्टर और ईजियर डिप्लॉयमेंट ऑफर करते हैं एप्लीकेशंस का, ठीक है, जिससे कि जो बिजनेस में एफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो SaaS है वो क्या करता है? हैंडल करता है नेसेसरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स को and develop innovative features over time. So business does not have to invent या invest ample amount of time and money in this particular area of operation. तो क्यों ये SaaS इतना ज़्यादा चल रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर सर्विस इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है, और ये फास्टर सॉल्यूशंस ऑफर करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको यूज़ करने के लिए बार बार पैसा और टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत एम्पल यानी कि कम टाइम में ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। दूसरा, इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि SaaS सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बाकी सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए मोबिलिटी देते हैं। मीन्स ये किसी भी डिजिटल डिवाइस से कहीं किसी भी लोकेशन में बैठ के कहीं पे भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है। तीसरा, स्केलेबिलिटी, कि ये जो सॉल्यूशंस हैं उनकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो लिमिटलेस होती है, इनको एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है, ठीक है। डिमांड साइड पुल, मतलब जो SaaS एंड XaaS जो होती है इनको हम डिमांड साइड पुल भी बोलते हैं, ठीक है। डिमांड साइड पुल मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो SaaS and XaaS adoption is largely a demand side pull of a product through a technology driven by the need for better margins, greater profitability and faster time to market. ये जो सारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं SaaS की वो इसको अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि वो इनका बिना पैसा ज़्यादा खर्च करे, बिना ज़्यादा टाइम दिए इन सारी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल फंडा है, ड्राइविंग फोर्स क्या है इसकी इतना समझिएगा आप। क्या फंडा है? सिंपल फंडा ये है आपका कि भाई हम क्या क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं इसकी। सबसे पहला तो भाई हमारा जो भी सर्विस है वो क्या है, वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड है, तो उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक। दूसरा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको मार्केट करने में टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विसेज को यूज़ करना चाह रही है तो उसको टाइम और कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली इनको यूज़ कर सकती है।
इनके अंदर एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है, कहीं पे भी बैठ के कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी भी डिवाइस से। ये स्केलेबल होते हैं, मतलब इनको एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है। इन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन ऑपरेशंस को ग्रो भी कर सकती हैं और एक्सपेंड भी कर सकती हैं। इनका डिमांड साइड पुल बहुत ज़्यादा है। डिमांड साइड पुल मतलब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस डिमांड की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो SaaS है यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस, वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो कंपनी है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी आ पाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो उनकी और वो कॉम्पिटिटिव रह पाए मार्केट के अंदर। तो ये ड्राइविंग फोर्स है SaaS की। बात करते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन चैलेंजेस कौन कौन से हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। पहली है सर्विस अवेलेबिलिटी और डेटा लॉगिन प्रॉब्लम्स। दूसरा है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स। तीसरा है क्लाउड स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। चौथा है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और रेपुटेशन शेयरिंग। तो ये आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। कौन कौन से हैं? कभी कभी सर्विस की अवेलेबिलिटी दिक्कत कर जाती है क्योंकि डेटा लॉक हो जाता है, वेंडर लॉक हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से सर्विस अवेलेबल नहीं रह पाती है। कभी कभी डेटा प्राइवेसी जो होती है वो थेफ्ट हो जाती है, डेटा की प्राइवेसी में ब्रीच हो जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गई, ये सारे चैलेंजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तीसरा, कभी कभी क्लाउड स्केलेबल नहीं होता है, इंटरऑपरेबल नहीं होता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से क्या होता है, चैलेंजेस आ पाते हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और रेपुटेशन शेयरिंग। तो क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे और वो कितने टाइप्स का होता है। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो कि इनेबल करता है डेटा को स्टोर करना, फाइल्स को स्टोर करना इंटरनेट पे with the help of a cloud computing provider that you access either via the public internet or dedicated private network connection। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? ये एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें हम अपने जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और इसको स्टोरेज को प्रोवाइड कौन करता है? एक कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर इस सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है और हम क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबल स्टोरेज ऑफर करता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने डेटा को सिक्योरली सेव कर सकते हैं ऑनलाइन और उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। क्लाउड स्टोरेज जैसा जियो क्लाउड हो गया, सारे क्लाउड जो हैं क्या ऑफर कर रहे हैं? ये हमको स्टोरेज ऑफर कर रहे हैं कि हम अपना जो भी फ़ोन का डेटा है वो उसमें डाल दें, क्लाउड में अपलोड कर दें और उसको हम कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो क्लाउड स्टोरेज जो है वो एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है फाइल्स को स्टोर करने का, ठीक है, क्या है? एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है फाइल्स को स्टोर करने का, क्या हमारा जो क्लाउड स्टोरेज है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम पर गीगाबाइट कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी दे सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से हैं? हमारे पास ये 4 टाइप्स के क्या है क्लाउड स्टोरेज हैं। पहला है प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, दूसरा पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, तीसरा हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज, चौथा कम्युनिटी क्लाउड स्टोरेज। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज सिक्योर होता है, स्केलेबल होता है, इसके पास ग्रेटर यूज कंट्रोल होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। जो प्राइवेट है ये काफ़ी सिक्योर है, प्राइवेट होगी, फिर स्केलेबल भी है, यूज़र कंट्रोल इसके अंदर अच्छा खासा होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव इसका डिसएडवांटेज है, और ये लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल होता है। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो इजीली स्केलेबल किया जा सकता है, अफोर्ड किया जा सकता है, ये रिलायबल होता है, इसकी मेंटेनेंस ज़ीरो होती है। बात करें हाइब्रिड की तो ये इजीली हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, इसका यूज़र कंट्रोल ग्रेट है, सिक्योर भी है, स्केलेबल भी है। वहीं हम बात करें कम्युनिटी क्लाउड स्टोरेज की तो ये सिक्योर होता है, अफोर्डेबल होता है, स्केलेबल होता है और सूटेबल होता है कहाँ के लिए? जैसे कि फाइनेंशियल, हेल्थ एंड लीगल कंपनीज के लिए। हाइब्रिड हमारा होता है मिड साइज कंपनीज के लिए, स्मॉल और मिड साइज। पब्लिक होता है मिड साइज कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, ठीक। तो ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टोरेज एज ए सर्विस की, कि स्टोरेज एज ए सर्विस होती क्या है, यानी कि SaaS। पहला हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को सर्विस की तरह दे रहे थे।
स्टोरेज सर्विस में हम स्टोरेज को ही सर्विस की तरह दे रहे हैं। स्टोरेज इज ए सर्विस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहाँ पे क्लाइंट जो है वो क्लाउड स्पेस को रेंट करता है और एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर उसको दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो उस स्पेस में अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए। तो बेसिकली है क्या, जैसे जियो है, एग्जांपल जियो। तो जियो कौन है, वो थर्ड पार्टी है। हम कोई हम क्या हैं, हम एंड यूजर्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इस जियो के क्लाउड को यूज कर पाएं, इसमें अपने डेटा को स्टोर कर पाएं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जियो क्लाउड का, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा है यानी कि जो स्टोरेज है उसको क्या कर पाएंगे, इसके अंदर स्टोर कर पाएंगे। तो स्टोरेज एज ए सर्विस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहां पे क्लाइंट जो होता है वो रेंट पे लेता है क्लाउड स्पेस को, किससे, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से। और क्या कर सकता है, वो इस स्पेस को रेंट पे लेने के बाद वहां पे उस स्पेस के अंदर अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। एडवांटेजेस क्या है क्लाउड स्टोरेज की, ये कॉस्ट सेविंग होता है। कॉस्ट सेविंग किस सेंस में, क्योंकि हमारे लिए कोई फिजिकल स्टोरेज खरीदने की जरूरत नहीं है, इस वजह से ये कॉस्ट सेविंग होता है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम इस डेटा को जो इसके अंदर हमने स्टोर किया है उसको हम कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तीसरा है डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप, अगर किसी वजह से हमारा डेटा खो गया, हमारे फोन से निकल गया, ठीक, तो हम उसका बैकअप भी कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। क्योंकि फिजिकल में तो ऐसा होता है कि अगर एक बार हमारा टूट गया फिजिकल मेमोरी तो उसको उस डेटा को रिकवर करना मुश्किल है। क्लाउड में ऐसा नहीं है, क्लाउड में हम डेटा का आसानी से रिकवर कर सकते हैं बैकअप के थ्रू। चौथा, ये स्केलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल स्टोरेज क्या देता है, अलाउ करता है। पांचवा, ये सिक्योर होता है। जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो सिक्योरिटी लेयर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज में, जिससे कि जो सेफ्टी है स्टोर डेटा की वो एंश्योर रहे या वो सेफ्टी हमेशा बरकरार रहे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसमें हम अपने डेटा पे टोटल कंट्रोल नहीं कर पाते। ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है कि मीन्स हमारे पास जो टोटल कंट्रोल है उसका लैक होता है। यूजर जो है उनके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का। दूसरा, इंटरनेट डिपेंडेंसी होती है इसमें, अगर इंटरनेट नहीं है तो अपने क्या डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि क्या, एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो एक लिमिटेशन हो सकता है उन एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तीसरा, इसकी कॉस्ट, मांग के चलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन इसके लिए हमको एडिशनल कॉस्ट भी लगानी पड़ती है अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए डेटा को। चौथा, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। हालांकि सिक्योरिटी मेजर इसके अंदर होते हैं लेकिन फिर भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑफ डेटा जो है वो कंसर्निंग है क्लाउड्स के अंदर, हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते इसी तरीके से। बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स की। तो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, ये होस्ट होते हैं जो कि सिक्योर करते हैं, मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं स्टोरेज सर्वर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और नेटवर्क को, ताकि जो ये इंश्योर कर सकें कि यूजर के पास अपने डेटा का एक्सेस हो जब भी वो उसको चाहें, वर्चुअली अनलिमिटेड स्केल पे। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो लोग हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि होस्ट करती हैं, मैनेज करती हैं, मेंटेन करती हैं स्टोरेज सर्वर्स को, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। और ये हमको इंश्योर करती हैं कि हम अपने डेटा का एक्सेस कर सकते हैं जब चाहें तब, वर्चुअली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंटरनेट। तो सम ऑफ द पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आर अमेजन वेब सर्विसेज हो गए, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आई क्लाउड हो गया, ये सारे क्या हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो कि फेस किए जाते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो बहुत सारे इश्यूज को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं अपनी सर्विसेज को इफेक्टिवली डिलीवर करने में। तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, पहला, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये इनको ये इंश्योर करना होता है कि जो इनके अंदर हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो सिक्योर रहेगा, कितना प्राइवेसी रहेगी उसके लिए, तो इसको इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है,
Ensuring the security and privacy of user data is a major concern for cloud service providers, as they are responsible for protecting sensitive information from unauthorized access, data breaches, and other security threats. तो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत मेजर कंसर्न होता है सर्विस प्रोवाइडर का, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनकी नीड ये होती है कि जो कॉस्ट है उस डेटा को स्टोर करवाने की वो इफेक्टिव हो, अच्छी हो, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन किया जा सके और अपग्रेड किया जा सके। मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट। मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट मतलब many organizations use multiple cloud providers, which can create challenges for cloud services providers in terms of managing and integrating these environments. तो इसका चैलेंज ये है कि कैसे भी, मतलब इसके सामने एक चैलेंज ये भी है कि मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है, ये भी चैलेंजिंग है। परफॉर्मेंस चैलेंजेस है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे, क्लाउड सर्विसेज हमेशा अवेलेबल रहें और कोई भी डाउन टाइम ना हो, कोई भी स्लो परफॉर्मेंस ना हो, जिससे कि उनके कस्टमर्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये चैलेंजेस है, मतलब डेटा सिक्योर रहना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट हो, मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर पाएँ, परफॉर्मेंस को अच्छी दे पाएँ, डेटा करेक्शन रोक पाएँ, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को रोक पाएँ, लॉजिकल सिक्योरिटी दे पाएँ। ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, फेस कर सकें। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चैलेंज कौन कौन से भाई? पहला है हमारे पास डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी, कि हमको ये भरोसा दिलाना है, या ये हमारे पास एक मेजर चैलेंज है कि हम अपने जो हमारे यूजर्स की डेटा है उसको कैसे सिक्योर रख पाएंगे। दूसरा, कैसे हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट दे पाएंगे जिससे कि वो लोग हमारी सर्विस को खरीद पाएं। तीसरा है मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स को कैसे मैनेज कर पाएंगे। परफॉर्मेंस चैलेंजेस, मतलब किसी वजह से अगर हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो उससे कस्टमर तो भाग जाएगा, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डेटा करप्शन, हमारा डेटा करप्ट नहीं हो, इस चीज़ को सही रखने के लिए, डेटा को हमेशा अच्छा रखने के लिए डेटा करप्शन जो है वो एक मेजर चैलेंज है। डेटा इंटरऑपरेबिलिटी एक मेजर चैलेंज है, और लॉजिकल सिक्योरिटी देना भी चैलेंजिंग है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। बात करते हैं चार्जिंग मॉडल्स के बारे में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के होते हैं। चार्जिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अप्लाई करते हैं? तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो बहुत सारे चार्जिंग मॉडल्स देते हैं कस्टमर्स को। चार्जिंग मॉडल मतलब कि कितने चार्ज पे कितनी बार हम क्या कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि CSP, वो बहुत सारे चार्जिंग मॉडल्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स के लिए, जो कि डिपेंड करता है स्पेसिफिक सर्विस और प्रोवाइडर के बीच में। तो बहुत सारे कॉमन क्लाउड प्राइसिंग मॉडल में से ये जो 3 हम पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ते हैं। पहला यूटिलिटी मॉडल। तो यूटिलिटी मॉडल जो होता है, ये मॉडल जो है कस्टमर से एक एग्जैक्ट अमाउंट लेता है, इसको हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। तो दिस मॉडल चार्जेस कस्टमर्स बेस्ड ऑन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। जितना अमाउंट का रिसोर्स हमने यूज किया है उतना ही हमको पैसा देना पड़ेगा यूटिलिटी मॉडल में, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि कितनी यूनिट्स हमारे घर पे खर्च हुई हैं उतनी ही यूनिट्स का हम पैसा देंगे। वैसे यूटिलिटी मॉडल में होता है कि जितना हमने रिसोर्सेज को यूज किया है उतना ही हम पैसा दे रहे होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है और एडेप्टेबल होता है फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स में, क्योंकि इसके लिए कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होती है, और पेमेंट जो है वो हम सिर्फ रिसोर्स यूज्ड का ही दे रहे हैं। पहली यूटिलिटी मॉडल। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो कस्टमर जो होता है वो टाइम बेसिस पे चार्ज किया जाता है। मीन्स हमको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिला है तो हम 3 महीने तक उस क्लाउड सर्विस को यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस में ही होता है। तीसरा है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। तो ये जो रिजर्व इंस्टेंसेस होते हैं ये अलाउ करता है कस्टमर्स को अपने क्लाउड रिसोर्सेज को रिजर्व करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, जैसे कि 1 से लेकर 3 साल तक डिस्काउंटेड रेट पे। तो रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में क्या होता है कि ये जो मॉडल है ये कस्टमर्स को अलाउ करता है अपने क्लाउड रिसोर्सेज को रिजर्व करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, जैसे कि 1 से 2 साल हो गए डिस्काउंटेड रेट्स पे, ठीक। तो ये उन कस्टमर के लिए आइडियल होता है जिनकी यूसेज पैटर्न जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं।
मतलब यूटिलिटी मॉडल समझ लिया, सब्सक्रिप्शन बेस्ड समझ लिया, रिजर्व इंस्टेंस समझ लिया। रिजर्व मतलब 1 से 3 साल के लिए डिस्काउंटेड रेट पे दी जगह है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब टाइम बेस्ड होता है ये। यूटिलिटी मतलब रिसोर्स बेस्ड। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।